गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन देखने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे हम एक कोई से भी एलिमेंट्स को उसके फॉर्मूला में शो कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम एक सब्सटेंस है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं के। तो के क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया एक सब्सटेंस की बात। पर अगर हम कोई मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? उसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। जैसे कि हम लिखे O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना। तो ये जो 2 नंबर दिखा रहा है ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एटम्स डिनोट करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? तो 2 एटम्स हैं। मतलब फॉर्मूला क्या डिनोट करता है? द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कंटेन इन इट। जैसे कि पिछले वाले स्लाइड पे देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया है फॉस्फोरस का, है। ये देखो फॉस्फोरस का डायग्राम दिया है। तो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P4 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो 4। ठीक है। और यहाँ पे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं? 2 एटम है, जिसमें का एक एटम हाइड्रोजन का है तो दूसरा एटम क्लोरीन का है। ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है आप लोग समझ गए। तो फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम। ठीक है। अब इस नंबर ऑफ एटम को हमेशा हम लोग एट द फुट ऑफ द सिंबल्स लिखेंगे। जैसे देखो, अगर हमको ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल डिनोट करना है तो हमको पता है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो हम उस 2 को कहाँ लिखेंगे? एट द फुट ऑफ द एटम लिखेंगे। मतलब 2 को हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है। जैसे हमको डिनोट करना है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में 4 एटम होते हैं तो हम 4 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हमेशा। ठीक है। सम एलिमेंट्स ऑकर इन फ्री स्टेट एज एटम एंड सम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल यूज होता है। जैसे कि हीलियम एक एटम है तो उसके लिए क्या उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसका सिंबल ही यूज कर सकते हैं He, है ना। तो उसका तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1 एटम से ही बना है हीलियम। तो उसके लिए हम लोग को उसका नंबर फुट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब He अगर एक एटम है और उसका सिर्फ एक ही एटम है, मोर देन 1 एटम नहीं है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 अंडरस्टूड है। ठीक है। अगर वो 2 रहता, जैसे ऑक्सीजन में O2, ठीक है, K2, तो इन लोग में 2 को लिखने की ज़रूरत रहती है लेकिन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। वो हमेशा अंडरस्टूड रहता है। ठीक। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? नंबर ऑफ एटम्स पता रहना चाहिए। जैसे कि क्लोरीन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? Cl2। मतलब एटॉमिसिटी, क्लोरीन में कितने एटम्स हैं? तो 2 एटम्स हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स का पता होना जरूरी है। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। एक क्लोरीन में कितना एटम्स होता है? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। मतलब 3 मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, जिसमें 6 एटम्स हैं। ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। ठीक है। वैसे ही फॉस्फोरस को कैसे लिखते हैं? P4। मतलब 4 एटम्स हैं एक फॉस्फोरस में। ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? P4। वैसे ही सल्फर को S8, मतलब वो 8 एटम से मिलके बना होता है इसलिए S8। नाइट्रोजन को N2, वो 2 एलिमेंट से बना रहता है। ठीक है। नाउ ओजोन को O3। ओजोन क्या होता है? ओजोन लेयर जानते हो ना, जो पृथ्वी के ऊपर में एक ओजोन लेयर है जो जिससे अल्ट्रावायलेट मतलब UV रेज को वो ब्लॉक करता है। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अवर सर्वाइवल। अब किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उसका एटॉमिसिटी पता होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम्स को ही बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है। जैसे हम लोग को ऑक्सीजन लिखने बोल दिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग? O2।
मतलब इसका एटॉमिसिटी क्या हुआ 2, है ना। तो अगर किसी का एटॉमिसिटी पता है हमें, तो हम उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि देखो इस टेबल में दिया गया है ब्रोमीन और उसका एटॉमिसिटी भी दिया गया है 2, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, Br और नीचे में लिखेंगे 2। तो ये क्या हो गया, ब्रोमीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिसिटी क्या होता है 2 होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, O2 बन गया। वैसे ही आयोडीन, आयोडीन का I2 फॉर्मूला दिया है, तो मतलब इसका एटॉमिसिटी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इस टेबल को आपको फिल करना है। नाउ हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। हर कंपाउंड को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल वाटर है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 एटम ऑफ कार्बन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसीलिए किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है हमें, तो हमें उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए और कितने एटम्स है उसमें ये भी पता रहना चाहिए, तभी हम उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम में बताया है H2O का सिंबल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रहते, 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं, 2 एटम्स और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रहता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन और 1 एटम ऑफ कार्बन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दिया है और नंबर ऑफ एटम दिया है जिससे हमको फॉर्मूला बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है S, तो S कितने हैं 1, तो यहाँ पे लिखेंगे S, ठीक है। 1 है तो उसको डिनोट नहीं करना पड़ता, बताई थी मैं, है ना। तो इसलिए S को S लिखेंगे। फिर O कितने हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड H कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग H2। फिर क्या दिया है S कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग S। फिर क्या है ऑक्सीजन 4 दिया है ना, तो O4 मतलब H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड के लिए दिया है H1 है मतलब H, N भी 1 है मतलब N, फिर O3 है मतलब O3, ऐसा, ठीक है। तो HNO3 किसका फॉर्मूला बन गया, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। वैसे ही ये पूरा 7 आपको बनाना है, ठीक है। अब टू रिप्रेजेंट मोर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड द नंबर इज रिटन बिफोर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हमको डिनोट करना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। अब इसका 2 मॉलिक्यूल दिखाना है तो आगे में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। वैसे ही ऑक्सीजन का जब 2 मॉलिक्यूल दिखाना है तो O2 के पहले क्या लिख देंगे, 2O2 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। अब कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल्स दिखाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Ca मतलब 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आगे में लिख देंगे 2Ca, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम डिनोट करता है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। तो इक्वेशंस देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें हम लोग को आयरन फिलिंग्स और सल्फर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर उसको हीट कर देना है। फिर क्या होगा, जैसे ही वो हीट होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसको बोलेंगे हम लोग आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को किससे डिनोट करेंगे, FeS से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन हुआ एक, है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या क्या लिए थे, आयरन लिए थे मतलब Fe और सल्फर लिए थे मतलब S। तो जब Fe और S मिला तो क्या बन गया, ये FeS मतलब आयरन सल्फाइड बन गया, ठीक है। वैसे ही कोल्ड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब कोयला को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कार्बन का 1 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम मिलके क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है।
ठीक है। तो ये रिएक्शन को हम लोग इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस क्यों यूज होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। Equations used to represent chemical reaction using symbols and chemical formula are called chemical equations. यहाँ पे chemical equations का definition दिया गया है, ठीक है। अब जो भी लेफ्ट साइड ऑफ एरो लिखा रहता है वो क्या रहता है, रिएक्टेंट्स। मतलब इसमें ये जो एरो है, ठीक है, इसके लेफ्ट में क्या लिखा है, Fe और S, मतलब आयरन और सल्फर। तो ये आयरन और सल्फर क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और जो राइट साइड ऑफ एरो लिखा रहता है वो होता है प्रोडक्ट। मतलब इस एरो के राइट साइड, मतलब ये, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड ऑफ एरो डिनोट्स द रिएक्टेंट्स एंड राइट साइड ऑफ एरो डिनोट्स द प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो जो प्लस साइन रहता है ना, वो क्यों रहता है, वो डिनोट करता है कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो मतलब इससे डिनोट हो रहा है कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, मतलब इससे क्या डिनोट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। द टिप ऑफ द एरो इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन दिखाने के लिए ये जो एरो है ना, इसका टिप, ये जो एरो का टिप होता है वो डायरेक्शन दिखाता है। मतलब आयरन और सल्फर मिले, फिर क्या बनाए, वो आयरन सल्फाइड बनाए, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन कंडीशंस लाइक नीड ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मटेरियल, सनलाइट इज स्पेसिफाइड अबव और बिलो द एरो। जैसे अगर हमको बताना है कि आयरन और सल्फर को हम हीट किए, तो इस एरो के ऊपर हम लोग यहाँ पे ऐसे हीट वाला साइन बना देंगे, ठीक है। तो एरो के ऊपर या नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है तो वो हम एरो के ऊपर या नीचे दे सकते हैं। देखो ये वही बताया, ऑन हीटिंग आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ऑन हीटिंग लिख दो या तो ये हीट का साइन बना दो, दोनों चल जाएगा, ठीक है। और हमेशा इक्वेशन में ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर भी होने चाहिए। मतलब जैसे आयरन का एक एटम इधर है तो इधर भी आयरन का एक एटम होना चाहिए, सल्फायर का एक एटम इधर है तो इधर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम है दोनों साइड तो इसको हम लोग इक्वल टू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इक्वल टू का मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चलता है, एटम्स आर नाइदर डिस्ट्रॉयड एंड नॉर फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब नया एटम जन्म भी नहीं लिया और कोई भी एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या सिग्निफाई करता है कि द एटम्स कैन नाइदर बी फॉर्म्ड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। पर अगर ऐसा हो गया, ये वाला रिएक्शन देखो, इसमें H2O, O का एक ही मॉलिक्यूल है और H का दो एटम है, तो पर यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, H का भी दो एटम हो गया और ऑक्सीजन का भी दो एटम हो गया। मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंस करना पड़ेगा। इधर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो इधर भी दो लिखना पड़ेगा आगे में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए दो, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल एटम्स तो पहले से था, अब दो और लिख दिए तो ये हो गया चार। मतलब हाइड्रोजन के आगे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। तो अब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। कैसे बैलेंस हुआ, देखो 2H2O, दो चार हाइड्रोजन का एटम हो गया और दो ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इधर भी दो और दो चार हाइड्रोजन का और दो ऑक्सीजन का, मतलब अब ये बन गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है, बैलेंसिंग द इक्वेशन सिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इनका भी रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हो गया। वैसे ही वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो इसमें बैलेंस है ये इक्वेशन, है ना। यहाँ भी चार हाइड्रोजन एटम्स है, इधर भी चार हाइड्रोजन एटम्स है, इधर दो ऑक्सीजन एटम्स है, इधर भी दो ऑक्सीजन एटम्स है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या दिखाता है हमको, कितने एटम्स इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और कितने एटम्स रिएक्शन के बाद बने हैं, ठीक है।
chemical reactions give us the following information. What substance take part in the reaction and which substance are formed. कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लिए हैं और कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्शन में बने हैं, ये कौन दिखाता है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिखाता है. ठीक है. हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. कितने मॉलिक्यूल्स पहले थे और कितने मॉलिक्यूल्स बाद में बने हैं, ये भी केमिकल इक्वेशन शो करता है. और कौन से कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ये भी केमिकल इक्वेशन से हम जान सकते हैं. जैसे पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रिक हीट दे रहे थे उसको, है ना. नेक्स्ट इज लास्ट है जॉन डेल्टन. ये एक साइंटिस्ट थे जो बॉर्न हुए थे इंग्लैंड में. 12 साल की एज में इन्होंने टीचिंग शुरू कर दी थी. ठीक है. और 7 साल पढ़ाने के बाद इन्हें हेडमास्टर बना दिया गया था. फिर ये चले गए थे मैनचेस्टर्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक स्कूल में पढ़ाने के लिए. फिर रिज़ाइन कर दिए जॉब से. मतलब जैसे ही वो हेडमास्टर बने फिर कुछ दिनों बाद वो मैनचेस्टर चले गए. फिर थोड़े दिन बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रिसर्च वर्क में जुड़ गए. फिर उनका एटॉमिक थ्योरी बहुत ही फेमस है. डेल्टन गेव हिज एटॉमिक थ्योरी. ही वॉज अमंग द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द नेम एटम टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स. जॉन डेल्टन ही वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम वर्ड दिया. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट किसको बोलते हैं, एटम को बोलते हैं. तो एटम वर्ड किसने दिया, जॉन डेल्टन ने ही दिया. ठीक है. डेल्टन प्रपोज दैट ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बिहेव इन द सेम मैनर. तो हर एक एटम किसी भी एलिमेंट का सेम मैनर में ही बिहेव करता है. ठीक है. और इन्होंने ये बताया कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल रहता है, बहुत हार्ड रहता है और सॉलिड पार्टिकल रहता है. ठीक है. और एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल और साइन. ठीक है. ये भी इन्होंने ही बताया. और इनका डेथ कब हुआ, 1844 में. तो बस इस चैप्टर में इतना ही. मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.